रचित खंडेलवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। सिमरजीत जी, आपको नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो रचित सर, पहले तो आप अभी छुट्टियों से होके आए हैं, लास्ट वीक आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपका वेकेशन अच्छा रहा होगा सर। और आपसे जानना चाहेंगे बाज़ार सर, 26,000 के ऊपर का लेवल जो है वो टिकता हुआ बाज़ार नज़र नहीं आ रहा। तो लेकिन अब तो एफ भी पिछले कुछ दिन अगर देखें तो आपने लेकिन पहले शो में कहा था कि एफ को भारतीय बाज़ार के अंदर कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो वापस क्यों आएंगे? ठीक है सर। लेकिन बजट के बाद से अगर हम देखें तो एफ कहीं ना कहीं भारतीय बाजार में लौटते हुए नजर आए हैं, पैसा डाल रहे हैं बाजार के अंदर, लेकिन फिर भी बाजार 26,000 के ऊपर नहीं पहुंच रहा, जो कि एक कहीं ना कहीं क्रूशियल लेवल माना जा रहा है सर। अब देखिए क्या है। पिछले हफ्ते मैं आपके शो के माध्यम से नहीं जुड़ पाया था, नदारद जी। था। और बाजार इसीलिए खुशियां मना रहा था। बाजार ने अच्छे से खुशियां मना ली कि हाँ भाई, ये हो गया वो हो गया। अब ये आप एक चीज समझने की चेष्टा करिए। अगेन आई रिआइटरेट, आप एफआईएस की बाइंग फिगर्स उठा के देखिए। जिस तरीके के बाइंग फिगर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे को जो चीज समझ में आ रही है वो एक पोर्टफोलियो रीशफलिंग हो रही है। जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उस इन्वेस्टमेंट्स में रिजल्ट ओरिएंटेड या न्यूज ओरिएंटेड जो चेंजेस ये करना चाह रहे हैं उतने लिमिट तक ही है। मतलब कोई एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रही होती, या आप मान लीजिए कि ये क्वांटम बहुत बड़ा होता। ये छोटे छोटे कई कई दिन दो दो ढाई ढाई हजार करोड़ के आ जाते हैं, कंपाइल अगर सबको कर लेते हैं, कई कई दिन कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए तक का ही ये बन के रह जाता है। इसको हम क्लियर केस बाइंग बोलेंगे? नहीं। अच्छा, इसके बाद हम एक चीज ले लेते हैं कि यूएस ट्रेड डील हो गई, यूएस ट्रेड डील हो गई। डेली यू आर विटनेसिंग समथिंग और द अदर चेंजिंग। जब तक ये फाइन प्रिंट में साइन होकर नहीं आ जाता, वापस मैं वही बात बोलूंगा कि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द कप एंड द लिप। मैं नेगेटिव बहुत ज्यादा साउंड नहीं करना चाह रहा हूँ, बट रियलिटी जो दिख रही है वो मैं बता रहा हूँ। और आप मानेंगे नहीं सिमरनजीत जी, कल जब मैं शो कर रहा था और विवेक सर के साथ बैठा हुआ था, पूरे मार्केट के लिए मैंने एक एक स्टांस क्लियर किया था कि अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट स्पेसिफिकली निफ्टी आईटी के लिए दूर रहने के लिए और उसमें से भी मिड कैप आईटी से बिल्कुल दूरी बना रखने के लिए मैंने क्लियर केस कहा था। एंड टुडे रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब अब तो देखिए, मार्केट भी उसी तरीके से हो गया है कि कुछ भी आके मैं नेगेटिव बोल के जाता हूँ, मार्केट उसी तरीके से बिहेव करता है। ऐसी बात नहीं है कि फिगर्स हमने कोई पहली बार देखे, या ये जो हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ये पहली बार था। हाँ, एक मूवमेंट डाउन साइड का बाकी था आईटी में, फर्दर आपको और ड्रॉप डाउन होता हुआ दिखेगा आईटी इंडेक्स। आईटी में पेन पॉइंट आपका बना रहेगा। 26,000 एक सेंटिमेंटल लेवल है। स्टॉक्स कुछ कुछ मूव कर रहे हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। निफ्टी से अभी ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। और थोड़ा बहुत करेक्शन आज और कल आपको थोड़ा सा और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, तो रचित सर, मतलब कि आईटी को लेकर जो कल आपने प्रिडिक्शन की थी वो आज सही भी साबित हो गए, मतलब कि ये। बिल्कुल, मतलब आप अगर जाके देखेंगे तो सर कल लेकिन के शो में आपको मैंने। बता दूं, आपने गोल्ड सिल्वर को लेकर 29 जनवरी को मैंने जब लास्ट आपसे बातचीत की थी तो आपने कहा था कि एक बड़ा क्रैश भी आपको देखने को मिल सकता है, और 30 जनवरी को ही सिल्वर के अंदर जबरदस्त क्रैश आया था सर। मतलब आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो सही साबित हो रही हैं सर। नहीं, देखिए अब क्या है कि मनी नाइन के सारे दर्शक ऐसे हो जाएंगे कि ये मंदी की बातें करता है तब सब सही होता है। अब क्योंकि हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, वैसे मैं यूजुअली ये हम जब स्टॉक पिक की बात करते हैं तो मैं तेजी के लिए भी आपको बता देता हूं कि जी। 29 तारीख को जब आपके साथ जुड़े थे, 2570 रुपए में जीआरएसी की हमने बाय कॉल दी थी। और जी। 2680 2950 के दो लेवल्स आपको सजेस्ट किए गए थे। और आप जी। देखिए 1 फरवरी को ही जीआरएससी ने आपको 2844 का लेवल दिखा दिया था बजट वाले दिन। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम मंदी के साइड ही बैठे रहते हैं, हम तेजी के साइड भी जाके बैठते हैं और वहां पे थोड़ी बहुत कोशिश करते रहते हैं कि लेवल्स हिट हो जाएं। नहीं, बिल्कुल सर। आप जो कुछ मार्केट में चल रहा है उन सब का एनालिसिस करके ही कुछ भी बोलते हैं, हम सभी जानते हैं। और फॉलो भी किया नहीं नहीं, जाता है कुछ उसको, भी नहीं जो बोलता हूँ हमारे। साहब, नहीं सेंसेबल नहीं, बोलने की आप कोशिश जो करता भी उनका हूँ। एनालिसिस करके जो चीज़ बोलते हैं उसको फॉलो किया जाता है, लोग आपको फॉलो भी करते हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे या जो आपके फॉलोअर्स हैं वो उन चीज़ों को मानते भी हैं। तो हम यहाँ पर सर आईटी की ही बात कर रहे हैं, तो आईटी में
ये जो हम देख रहे हैं प्रेशर सर, पिछले हफ्ते भी हमने देखा 7-8% जो है आईटी इंडेक्स गिरता हुआ नजर आया था। आज भी उसके अंदर प्रेशर आईटी इंडेक्स के अंदर, और आप कह रहे हैं कि आगे भी थोड़ा सा जारी रह सकता है। तो क्या ये शॉर्ट टर्म मानकर चलें या लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है सर? क्योंकि एंथ्रोपिक जैसे जो एआई टूल आ रहे हैं, कितना खतरा आप देख रहे हैं इसको आईटी कंपनीज के लिए? देखिए, बहुत क्लियर केस है। और आप इसको ऐसे समझिएगा कि हम ऑलरेडी बहुत एक लैग मूव कर रहे हैं ग्लोबल जी। आईटी के कंपैरिजन में। जिस तरीके से एआई का डेवलपमेंट चलता जा रहा है, मतलब वहां पे तो ये सिचुएशन पहुंच गई है कि आप एआई से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एआई से वेबसाइट बना सकते हैं, एआई से लीगल लॉ फर्म को असिस्ट कर सकते हैं। एआई के थ्रू अब वो फाइनेंशियल मार्केट में भी आ रहे हैं कि एआई के थ्रू फाइनेंशियल मार्केट की भी और डिटेलिंग चालू हो जाएगी। तो किसी दिन हमारी भी नौकरी खाता हुआ दिख सकता है ये एआई। बट रियलिटी ये है कि हाँ, एआई बहुत एग्रेसिवली ग्लोबली आप देखें, चाहे चाइना हो चाहे यूएस हो, बहुत सीरियसली जी। आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत पीछे हैं इसमें। और अभी मैं समझता हूँ ये आपको जो ट्रेंड है ये अभी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। आईटी में मैं आपको क्लियर केस एक चीज बोलता हूँ, मिड कैप आईटी, कल भी जो मैंने रिआइटरेट, कल बात बोली थी उसको रिआइटरेट कर देता हूँ। आईटी में मिड कैप से प्लीज दूरी बना लीजिए। बहुत ज्यादा कार्नेज आपको देख के मिलने वाला है। और इसके साथ साथ एक और चीज आपको समझाने की चेष्टा करूंगा कि आईटी में सिर्फ ये देख लीजिए कि जो भी ऐसे आपके लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जब वो करेक्ट करते हैं, एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड वाली पोजीशन पे जब वो आके खड़े हो जाते हैं ना, वहां पे आप उनमें थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करिएगा। वरना आईटी से कंप्लीट क्लियर केस, मतलब जैसे आप मान के चलिए कि एनीवेयर इन बिटवीन 5 to 8% डिविडेंड यील्ड आपको जब प्राइस करेक्शन के बाद स्टॉक में आती हुई दिखे और पी मल्टीपल्स कंफर्टेबल होते हुए दिखे, तो एक एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करना चालू करिएगा। ओनली इन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से बिल्कुल दूरी बना के रखनी होगी आपको। आईटी में मुझे पेन पॉइंट बहुत ज्यादा दिख रहा है। ओके सर, मेरा वैसे अगला सवाल भी यही रहने वाला था मिड कैप और लार्ज कैप को लेकर, क्योंकि कुछ मैं आपके सामने शेयर्स यहाँ पर सर रखना चाहूँगा। पिछले 3 साल का हम उसमें देख रहे हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो मिड कैप की अगर बात कर ले, कोफोर्ज 3 साल में 71%, परसिस्टेंट सिस्टम्स 123% के अराउंड, एम्फेसिस 11%, एल&टी टेक सर्विसेज 1% और एक्ल फाइनेंशियल 113%। वहीं अगर हम लार्ज कैप सर देख रहे हैं, जैसे टीसीएस की अगर बात करें, तो पिछले 3 साल में नेगेटिव रहा है 20% के आसपास। इन्फोसिस नेगेटिव रहा है 12%, विप्रो 7% चला है, टेक महिंद्रा 38, एचसीएल टेक 35% तक चलता हुआ नजर आया है। तो सर परफॉर्मेंस अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो मिड कैप की थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है, लेकिन दांव लगाने के लिए कौन सा सही है सर? अगर कोई लंबा समय लेकर ही चल रहा है कि आईटी के अंदर ही पैसा लगाना है, तो क्या ये परफॉर्मेंस देखी जाए या फिर और कुछ पहलू हैं जो उन पर नज़र बनाई जाए? देखिए, बहुत क्लियर केस है। और ये आप भी समझते हैं और मैं समझता हूँ हमारे जितने वेटरन इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो भी समझते हैं कि मिड कैप में ना, मिड कैप और स्मॉल कैप में बीटा मूवमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जी। इक्विटी छोटी होती है, छोटे वॉल्यूम्स में चीजें चल जाती हैं, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं से सप्लाई और सेलिंग प्रेशर भी उस तरीके से नहीं आता है। तो ये जो आपने इन परसेंटेज टर्म्स इनमें मूवमेंट देखा है, ये होना लाजमी है। और आप सिर्फ इस सेक्टर की बात अकेले मत करिए। अगर आप किसी भी सेक्टर की बात करते हैं ना, तो आप हमेशा देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इन जी। कंपैरिजन विथ द लार्ज कैप्स। अच्छा, इसका आप फ्लिप साइड भी आप देखिए। हो सकता है आज से 6 महीने बाद जब हम बैठ के बात कर रहे हो तो आप मुझे बोलेंगे कि साहब टीसीएस 10% टूटा, बट ये जो कोफोर्ज है ये अराउंड 40% क्रैश कर गया। ये क्यों होता है? अगेन इसका रिवर्स साइड होता है कि फिर कोई बायर नहीं खड़ा हुआ होता है, उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं आता है। तो जब कोई भी सेक्टर ऐसे टर्मोइल से गुजर रहा हो, कोई भी सेक्टर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो जहां पे एक ट्रांजिट हो रहा हो, पूरा सिस्टम सेक्टर जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है वही चेंज हो रहा हो, तो उस केस में आपको लार्ज कैप के साथ रहना चाहिए। उसके पीछे का एक बेसिक बिजनेस का फंडामेंटल आपको बता देता हूं। देखिए, मिड कैप छोटी साइज की कंपनी होती है, उनकी फंड्स की लिमिटेशन होती है, उनकी फंड रेजिंग की लिमिटेशन होती है। लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं, बड़े साइज की कंपनी होती हैं, कैश रिच होती हैं यूजुअली, और उनको मार्केट से फंड मोबिलाइज करना या डेट मार्केट से फंड मोबिलाइज करना रिलेटिवली इजी एंड चीपर कॉस्ट पे होता है। तो उनके लिए वो चेंज जो होता है ना, वो लाना थोड़ा सा इजी होता है इन कंपैरिजन टू मिड कैप।
तो वो बोलते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा तूफान हो जाए तो एक छोटी नौका तो कभी भी पलट सकती है, बट एक जो मैमथ साइज का शिप होता है वो हिचकोले जरूर खाता है, बट वो डूबता जी। नहीं है। तो आईटी अभी उसी सिचुएशन में चल रहा है। तो क्यों हमें हम्म। नौका में जाके बैठना है और एडवेंचर करना है, जब मार्केट ऑलरेडी इतना हमें लेफ्ट राइट सेंटर परेशान कर रहा है। तो ठीक है, अगर आईटी में करना ही है तो नौका की बजाय हम मैमथ शिप पे जाके बैठेंगे, ताकि सेफ सेल करके दूसरे डायरेक्शन पे पहुंच सकें। ओके, अच्छा रचित सर, यूएस के देखें तो हम जो जॉब डेटा है अच्छे आए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ब्याज दरें हैं वो थोड़ी सी ऊंची रह सकती हैं, केविन वॉश भी आ रहे हैं। तो इसका, क्योंकि भारतीय जो आईटी कंपनीज हैं, एक कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा यूएस से भी आता है, तो इस चीज़ का उन कंपनीज की कमाई पर क्या असर होगा, और फिर भारतीय बाजार में उन शेयर्स पर क्या इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा सर? क्या इससे भी और ज़्यादा देखिए इम्पैक्ट हो सकता है वो जो अभी देख रहे हैं हम? नहीं, इसमें देखिए एक और आपको फन फैक्ट देता हूँ कि ये जी। ना हम कई कबार बहुत ओवर एनालाइज भी कर जाते हैं हम्म। चीजें। और जिसे हम बोलते हैं ना, एक इलास्टिक इम्पैक्ट आ जाता है। मतलब जी। जब आप कोई फोर्स कहीं अप्लाई करते हैं तो वो एक मोमेंटम इस तरीके से बन जाता है कि वो बेचारा प्राइस करेक्शन ना एक इलास्टिक इम्पैक्ट पे चला जाता है। हम्म। हाँ ठीक है, एक फर्क पड़ेगा, बट क्या ये बिल्कुल गेम चेंजिंग हो जाएगा? ये रेट वाला फैक्टर ना गेम चेंजर नहीं मुझे इतना ज्यादा बनता हुआ दिखता। और देखिए यूएस या हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखें ना, जितनी जल्दी चीजें बदल जाती हैं, जितने जल्दी व्यू पॉइंट्स बदल जाते हैं, जितने जल्दी ओपिनियन बदल जाते हैं, इट हार्डली टेक्स अ टाइम। और जब तक ट्रम्प साहब हैं, और अब तो जेरेमी पोवेल साहब भी चले जाएंगे, उसके जी। बाद चीजें और थोड़ी सी सूदनिंग हो जाएंगी ट्रम्प साहब के लिए। एंड प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, ये बात आप भी जानते हैं, जिस तरीके से यूएस अभी डेट में है और जितनी डेट सर्विस उनको करनी है इस फाइनेंशियल ईयर में और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, दे वुड नॉट वांट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहे, क्योंकि पैसा का काम तो पैसे से ही होता है। तो मुझे नहीं लगता कि रेट कट नहीं होगा। अगर नहीं भी होता है तो यूएस तो प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा, हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। आईटी का वो जो ट्रांजिशन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एआई वाला, उसमें जी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसमें मैं क्योंकि कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ इसलिए एक चीज ऐड कर देता हूँ। लोग बोलते हैं कि ये बेवकूफ को कुछ नहीं पता, हमारे यहाँ भी एआई आ गया है। तो भाई साहब, वो जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप रीलें देखते हो, या थोड़ा बहुत आप जो ट्रेडिंग एप्स पे अपना एनालिसिस या एक एल्गो ट्रेड को अगर आप एआई मान रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा बड़ा और इंटेंस हो चुका है एआई। डेटा साइंस में जिस तरीके से एआई आगे बढ़ चुका है, हम बहुत छोटे लेवल पे हैं अभी उसमें। बिल्कुल सर। चलिए रचित सर, मार्केट के बारे में हम आगे भी बातचीत को जारी रखेंगे। अब क्योंकि दर्शकों के सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं, तो उन पर भी बातचीत का सिलसिला एक बार शुरू कर लेते हैं। और अगर आप भी हमारा शो लाइव देख रहे हैं, चाहते हैं कि हम आपके सवाल को अपने एक्सपर्ट से शो में पूछें लाइव, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और सवाल थोड़ा सा डिटेल में लिखकर भेजिएगा और अपना नंबर ज़रूर साथ में लिखकर भेजें, मोबाइल नंबर, ताकि लाइव आपको अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर कनेक्ट कर सकें। इसके अलावा अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड वीआईपी, और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप तीनों में से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। और जो जो फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलने वाली हैं वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो गया अपने दर्शकों के सवाल लेने का। तो सबसे पहला सवाल रचित सर हम लेते हैं। इनका सवाल यह है कि बेलराइज इन्होंने 177 पर लिया है और जेके टायर 127 रुपये के आसपास इन्होंने लिया है। तो इनमें अब क्या करना चाहिए सर? जमुना ऑटो भी है 130 पर। देखिए, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि लेट हो गए हैं, बट ओके। ठीक है। जो है वो सिचुएशन है, बेलराइज हम कब से कवरेज में रखे हुए हैं। एनी हाउ, आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर मेंटेन कर रहा है। अगर आपने इसको सिर्फ एक प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था, तो मैं सबसे पहले बेलराइज में आपको एक स्टॉप लॉस सुझाना चाहूंगा, जो कि निकल के आता है 178 लेवल्स पे। अगर 178 लेवल्स के नीचे ये बंद होता हुआ आपको दिखता है, और अगले दिन खुलने के बाद उस लेवल के नीचे ही बंद मेंटेन करता है, आपको करना होगा एग्जिट। और जहां तक टारगेट्स की बात है, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में ही ऑड 193 94 लेवल्स तक इसने टच किया था। अभी ये मूवमेंट सस्टेन जिस तरीके से कर रहा है, 204 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने इसको एज अ पोजिशनल कॉल लिया है
तो ना तो ये स्टॉप लॉस आपके लिए है, ना ये टारगेट आपके लिए है। टारगेट आपके लिए निकल के आता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में 232 एंड 250, वहां तक आप इसको नहीं छेड़िएगा। जमुना ऑटो आपने जहां ले रखा है उससे ऊपर मेंटेन कर रहा है, इसके लिए स्टॉप लॉस भी मैं आपको पहले सजा देता हूं, वो होगा 122। 122 के ऊपर मेंटेन करता है तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ये मोमेंटम अभी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 144 और उसके बाद 156 लेवल्स तक इसमें जाने की ताकत है। इसके अलावा आपने एक तीन काउंटर्स पूछे थे इन्होंने, जमुना ऑटो, बेलराइज और तीसरा कौन सा था? जेके टायर पूछा था सर इन्होंने। जेके टायर, देखिए जेके टायर 575 तो, पर जी इन्होंने खरीदा, 575 पर सर। जेके टायर भी अभी आपके लिए से तो ऊपर है, मगर इसका स्टॉप लॉस आपके लिए वे से थोड़ा सा नीचे निकल के आ रहा है। अब कोई इलाज नहीं है हमारे पास। 536 का स्टॉप लॉस है, उसके साथ आप इस पोजीशन को भी मेंटेन करिए, अभी राइड करिए। रीसेंट टाइम्स में ही आपने देखा होगा एक अच्छा परफॉर्मेंस था। मैं समझ रहा हूं जिस तरीके से अभी ये मेंटेन कर रहा है, 624 एंड 640 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है। बट तीनों पोजीशन के लिए आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मार्केट वॉलेटिलिटी है, थोड़ा स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। हमारे पास अगला सवाल आया है अवनीश कुमार चौधरी जी का, ये मुजफ्फरपुर से हैं। ये पूछ रहे हैं सर कि इरेडा इन्होंने 176 पे लिया था, और इनका सवाल ये है कि सर इसके अंदर अब कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या करूँ, क्या शिफ्ट करके बीसीसीएल के अंदर चला जाऊँ क्या, और किस लेवल पर बीसीसीएल में एंट्री कर सकते हैं? देखिए, इरेडा का पेन पॉइंट मैं आपका बहुत कंफर्टेबली समझ सकता हूँ। और बहुत लोग परेशान हैं इसमें, बहुत लोग के पास पोजीशन है। 148 का एक लेवल निकल के आता है, टाइम एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, जब तक वो लेवल नहीं क्रॉस करता तब तक आप इसमें कोई अपसाइड मत देखिएगा। दो, आप देखें बिजनेस अपडेट रिजल्ट्स, उसके बाद ये फंड रेजिंग और कर रहे हैं, और अभी सरकार ने जिस तरीके से हमें न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस में आगे एग्रेसिव पार्टिसिपेशन की बात करती हुई दिखाए हैं, ऐसा लग रहा है इन टाइम टू कम, इन क्वार्टर्स टू कम, इनका बिजनेस इंप्रूव होना चाहिए। और अभी फॉर द टाइम बिन आप स्टिक अराउंड करें। अगर आप इसको एवरेज कर सकते हैं, अगर फंड पोजीशन आपको अलाउ करती है और टाइम भी आप इसको दे सकते हैं, तो मैं कहूंगा इन लेवल्स पे एक बार आप एवरेज करें, एवरेज करके मेंटेन करें। 116 का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस लगा के रखें। 146 जो यहां उठाएंगे उसको 146 रेंज जब भी आपको देखने को मिलती है एक बार डिप्लॉय कर दें। ऐसे एक दो बार ट्रेड करके अपनी प्राइस नीचे लाने की कोशिश करें। अब भारत कुकिंग कोल देखिए, जिस तरीके से ये स्टॉक है, एक रिजल्ट भी आया था अभी, और रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस लाता हुआ दिखा रहा था। इसमें मेरे को एक जो ओवरहैंग दिख रहा है, अभी इसकी एंकर बुक अनलॉकिंग होने वाली है। वो जी। एंकर बुक अनलॉकिंग आई थिंक इन सम मंथ्स होगी, तब आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और तब एक ज्यादा रीजनेबली बेटर प्राइस आपको देखने को मिलेगी। तो भारत कुकिंग कोल पे अभी स्विच मत करिए, इरेडा पे ही फोकस करिए। जब एंकर बुक अनलॉकिंग होती है तो कहाँ ये बॉटम बनाता है, उसको देख के फिर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। ओके, तो सर बीसीसीएल पहले ही अपने लिस्टिंग प्राइस से तो लगातार ही नीचे का चल रहा है। 45-46 रुपये पे आई थिंक ये लिस्ट हुआ था, और उसके बाद से लगातार नीचे है ये बीसीसीएल। और अगर अब ये जब अनलॉकिंग होती है तो वहाँ से फिर और नीचे आने के आपको लग रहे हैं चांसेस? नहीं, बिल्कुल, आप ये देखिए ना, आप इसकी लिस्टिंग प्राइस से देख रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं आईपीओ प्राइस से, क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं? मतलब व्हाई आर यू लुकिंग एट द ग्लास हाफ एम्प्टी? ग्लास हाफ फुल भी तो है, लिस्टिंग प्राइस जी। से नीचे है मगर इशू प्राइस से तो ऊपर मेंटेन कर रहा है। और ठीक है, राइट। नेगेटिव रिजल्ट आया है, और हाँ ये जो बात है ना कि एंकर बुक अनलॉकिंग होगी तभी नीचे आएगा, डेफिनेटली देखना ही होगा कि किस प्राइस बैंड पे ये मनोवर कर रहा है। जहां पे एंकर बुक की अनलॉकिंग होती है, मान लीजिए 40 प्लस ही अगर कर रहा है, तो एक डेंट आता है उसमें, कहीं ना कहीं 34 लेवल्स के आसपास सस्टेन करेगा। अगर मान लीजिए कि सस्टेन ही 36-38 के आसपास कर रहा है, तो फिर 30-32 रुपए तक भी आ सकता है। तो एक बार एंकर बुक अनलॉक होने दीजिए, उसके बाद आपको एग्जैक्ट प्राइस डिस्कवरी होती हुई दिखेगी। ठीक है सर। श्वेता जी ये पूछें सर कि इनके पास टीसीएस इन्होंने खरीदे थे 3,000 रुपये पर, और परसिस्टेंट इन्होंने खरीदा था 5,970 रुपये पर। दोनों में ही फिलहाल ये लॉस में है, तो पूछ रहे हैं कि क्या ये अब दोनों में एवरेजिंग कर सकती हैं क्या दोनों में? नहीं 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 नहीं, परसिस्टेंट पे तो मैं नहीं बोलूंगा आपको। परसिस्टेंट ओके। अभी इतना, हमने जो सारी बातें करी हैं, जी। परसिस्टेंट इनकी बाइंग क्या है? 5,970 सर।
देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम के लिए मैं इनको एक चीज बोलता हूँ, इनका 200 डे मूविंग एवरेज है अराउंड 58.25। और ये लेवल वापस से कभी भी आपको टेस्ट करता हुआ दिखा सकता है। 58.25 के ऊपर जाता है तो 6100 लेवल्स तक आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। मतलब हाँ, सिचुएशन ग्लूमी है आईटी को लेके, बट ऐसे वन साइड कार्नेज नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये करेंगे। परसिस्टेंट पे मैं आपको कहूंगा कि आप एग्जिट ढूंढिए। आप 6100 लेवल्स पे एक बार अगर सेफ हेवन चाहते हैं तो एग्जिट ढूंढिएगा। टीसीएस, आपने जितनी भी क्वांटिटी ले रखी है उसका 50% या थोड़ा सा और हम रीजनेबल हो जाते हैं, अराउंड 40% इन लेवल्स पे एक बार एवरेज करिए। क्योंकि एक बाउंस बैक जरूर आएगा, बट टीसीएस में एक टर्न अराउंड क्लियर केस मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा। और आपकी बाइंग प्राइस जो है उसके 20-30 रुपए नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता जा रहा है टीसीएस के लिए। फर्दर डाउनसाइड भी आ सकता है, बट जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपमूव भी आता हुआ देखने को मिलेगा इस डाउनवर्ड रैली में। तो यहाँ पे 40% एक बार लेके देखिए। अगर आपको कहीं भी 2980 लेवल्स या 2990 लेवल्स मिलता है तो आपके लिए एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख सकती है। ठीक है सर। दिलीप व्यास जी का सवाल ले लेते हैं। राजकोट से हैं सर ये, और ये पूछ रहे हैं कि इनके पास एडवांस एग्रो लाइफ के 100 रुपये के भाव से शेयर हैं, 80 शेयर हैं सर। और ये पूछें कि क्या करंट प्राइस पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड कर कर अभी चलें। आज 4-4.5% ऊपर भी है सर ये। देखिए, हम बात कर रहे हैं एडवांस एग्रो लाइफ। दो मैंने इसको देखा नहीं है, अभी देख ही जी। लेते हैं। ये एग्रो केमिकल में है फॉर्मुलेशन, और 28 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। इंसेक्टिसाइड्स में है, हेर्बिसाइड्स, डोमेस्टिक बिजनेस। ठीक है, मतलब देखिए, जिस तरीके से ये कंपनी अभी पोजीशनड है और जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, और पीई मल्टीपल्स भी आप देखें जिस तरीके से है, मैं आपको कहूंगा अभी इस रैली को थोड़ा सा राइड करिए। अगर आप चाह रहे हैं इसमें राइड करना तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको जरूर सुझाना चाहूंगा। 126 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ इस राइड को रैली करिए। अरे, रैली को राइड करिए। और जिस तरीके से ये चल रहा है, हो सकता है आपको इन कमिंग डेज 148 से 150 की प्राइस दिखा दे। वहां पे जाके एक बार करिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिव मुझे दिखा नहीं अभी इस कंपनी के बारे में। बस डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है, बट जी। वैसे कंपनी अच्छी है। फॉर द टाइम भी ओके। राइड कर सकते हैं, अभी चलने दीजिए इसे। ओके। ठीक है सर। दीपक तोमर जी सर ये बोल रहे हैं कि रचित सर प्लीज़ हेल्प मी। केपीआईटी के इनके पास 1200 शेयर हैं और 1270 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदारी करी है, और इस वक्त ये शायद चल रहा है सर 898, मतलब 900 रुपये के आसपास है। तो ये ठीक ठाक लॉस में है, और ये बोल भी रहे हैं कि काफ़ी लॉस में है ये, तो क्या करना चाहिए सर इसके अंदर। देखिए, केपीआईटी वापस से बात आ जाती है। आईटी की कंपनी है, मैं बहुत डर रहा हूँ। मैं क्या जी। करूँ, मतलब कब कंटिन्यूस मैं ये बात बोले जा रहा हूँ, आईटी ना थोड़ा सा मुझे डरा रहा है। और अभी मैं इतना ज्यादा डरा हुआ हूँ कि तोमर साहब, मैं बताऊं आपको, एवरेज करने बोलने के लिए भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अभी। जबकि प्रैक्टिकली आप देखिए, ये आज अपना 52 वीक लो हिट कर रहा है। बट चलिए, अब देखते हैं इसमें और हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इसका टेक्निकल पैटर्न्स को और खोल के देखें, तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा तोमर साहब को कि जी। आप थोड़ा सा एक बार लोअर लेवल का इंतजार करिए। 840 लेवल्स 840 रुपए के आसपास आता हुआ दिखता है ना, तो एक बार यहां पे एवरेज करेंगे आप। और इस एवरेज को करने के लिए आपको एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझा देता हूं, 772। 840 पे खरीदना है, 772 का आपका होगा स्टॉप लॉस, जो आप एवरेज कर रहे होंगे उसका। क्योंकि अगर 772 के नीचे जाता है तो आपको पेन पॉइंट और बढ़ता हुआ दिख सकता है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट जी। नंबर टू, जो आप 840 पे बाइंग करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक लेवल सुझा देता हूं, 990। 980 रुपए आते ही आप वो एवरेज किया हुआ वापस मार्केट में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि 980 रुपए क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बन रहा है। ये आपको एक से दो बार ट्रेडिंग करनी होगी, जिससे आप अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ जाएं। और फिर आपको जहां एग्जिट मिल जाए इसमें फाइनली एट अराउंड 1150, एक बार कर लीजिएगा। पहले बाइंग प्राइस नीचे लेकर आइए और फिर 1150 के आसपास से निकलने की कोशिश करिए।